Hello students, so in this video lecture we are going to discuss a new topic that is church thesis and this topic is very important from your exam point of view. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दो सुंदर सुंदर इमेजेस दिख रही हैं, ये किसकी है? ये दोनों आपके बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। इनका नाम है एलन ट्यूरिंग और ये है आपके अलोन्जो चर्च। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन था? एलन ट्यूरिंग अलोन्जो चर्च के स्टूडेंट भी रह चुके, ठीक है, स्टूडेंट भी थे। और एलन ट्यूरिंग की स्टडी स्कूलिंग इंडिया में भी हुई है। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है। ठीक है, एक 2014-15 में इनकी मूवी आई थी द इमिटेशन गेम। राइट, अगर आपको इंटरेस्ट है, टाइम है, अभी नहीं एग्जाम के बाद देखना, बट अगर ज्यादा इंटरेस्ट है इनकी लाइफ में तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं। इस थीसिस का नाम चर्च थीसिस क्यों रखा गया? पहली बात आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों ने बनाई है तो फिर सिर्फ चर्च जी का नाम यहाँ क्यों लिखा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको, ये तो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, बट इसको हम चर्च ट्यूरिंग थीसिस भी कहते हैं, जिसमें आपका चर्च अलोन्जो चर्च के नाम से लिया गया है और ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग के नाम से। राइट, और इसको हम चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इन वर्ड्स का मतलब समझेंगे, क्या थ्योरी है, क्या थीसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब ये तो आपको समझ आ गया कि चर्च थीसिस में चर्च कहाँ से लिया गया है, चर्च ट्यूरिंग थीसिस अगर है तो ये क्यों लिखा गया है, इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है। ठीक है, अब थीसिस क्या होती है? देखो, थीसिस आपकी कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कोई क्लेम जो किसी ने भी XYZ किसी भी पर्सन ने दे दी है। राइट, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहती हूँ कि आपका कैट्स रूलर्स हैं इस वर्ल्ड की, ठीक है, ये थीसिस दे दिया है कि कैट्स आर रूलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये जब तक हाइपोथेसिस, ये क्लेम ट्रू रहेगा जब तक इसके लिए कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे देता है। ठीक है, तो इसी तरह इन दोनों ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली एक एक थ्योरी बनाई। थ्योरी क्या थी, किस क्वेश्चन पे ये लोग काम कर रहे थे, किस हाइपोथेसिस पे ये काम कर रहे थे? व्हाट इज कंप्यूटेबल। ठीक है, कंप्यूटेबल क्या है? तो अब देखिए, एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन बनाई। ठीक है, और अलोन्जो चर्च ने क्या किया, लैम्डा कैलकुलस बनाया। ये अराउंड 1930s में इन्होंने ये डेवलपमेंट की। तो एलन ट्यूरिंग ने कहा व्हाट कैन बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन इज कंप्यूटेबल। ठीक है, जो भी ट्यूरिंग मशीन कर सकता है वो कंप्यूटेबल है। बट अलोन्जो चर्च ने क्या कहा कि जो भी लेम्डा कैलकुलस कर सकता है वो है कंप्यूटेबल। बट फिर दोनों ने डिस्कशन किया और आउटकम क्या निकला कि ट्यूरिंग मशीन की और लेम्डा कैलकुलस की पावर सेम है, दोनों ही इक्विवेलेंट है। इसलिए आउटकम क्या आया, दोनों ने मिलके एक थीसिस बनाई। उस थीसिस का नाम क्या रखा? चर्च ट्यूरिंग थीसिस उसका नाम रखा। राइट, करेक्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई थ्योरी देती हूँ, मैं कोई क्लेम देती हूँ, और आप भी अपने आप, ये स्टूडेंट टीचर है ना आपस में, तो मैंने, टीचर ने एक कोई क्लेम दिया, ठीक है, आपने भी इंडिपेंडेंटली कोई उसी बात के लिए एक क्लेम दिया, और फिर बाद में पता चला कि आपका क्लेम और मेरे क्लेम की पावर क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या किया, मिलके एक थीसिस बना दी, और उस थीसिस को या फिर उस हाइपोथेसिस को, उस क्लेम को आज तक कोई भी रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाया। सिमिलरली इन दिस केस, इनकी जो ये चर्च ट्यूरिंग थीसिस है, इसको कोई भी रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाया। कहने का क्या मतलब है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकता हो। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अलग अलग इसके ऑल्टरनेटिव मशीन्स बनाए। ठीक है, कोई आपकी ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट था, कोई उससे पावर में कम था, बट कोई भी ऐसा मशीन नहीं आया है जो ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा पावरफुल हो। तो कहने का क्या मतलब है कि वो हर चीज जो आपका एक डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है, एक एल्गोरिथम कर सकती है, वो ट्यूरिंग मशीन भी कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो ट्यूरिंग मशीन नहीं कर सकता, तो वो कोई कंप्यूटर भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखिए, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है। एनीथिंग दैट कैन बी डन on any existing digital computer can also be done by a Turing machine। ठीक है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपका डिजिटल कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं वो सॉल्व कर सकता है, तो वो ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्रॉब्लम है आपके पास P, और अगर ये आपका कंप्यूटर, आपका डिजिटल कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, तो वो हर एक प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन भी
सॉल्व कर सकती है। और मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ट्यूरिंग मशीन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मान के चलोगे कि वो आपका कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली है क्या, एक ये समझ लीजिए एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। चलिए, एवरीथिंग दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन, इसको इस तरीके से भी कह सकते हो व्हाट। और अगर थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम में अच्छा टीचर को, एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए लिखना है, तो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, व्हाट कुड नेचुरली बी कॉल्ड एज एन इफेक्टिव प्रोसीजर कैन बी रियलाइज्ड बाय अ ट्यूरिंग मशीन। क्या मतलब है, देखो, व्हाट कुड नेचुरली बी कॉल्ड एज एन इफेक्टिव प्रोसीजर, आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है, आपका एक जनरलाइज्ड एल्गोरिथम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक एल्गोरिथम लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई एल्गोरिथम लिख पा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लिख पा रहे हो, एक प्रोसीजर लिख पा रहे हो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, ये आपका कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उस एल्गोरिथम के लिए आप पहले क्या करोगे, फिर प्रोग्राम लिखोगे, और ऑब्वियसली अगर कोई प्रोग्राम लिखोगे तो वो आपका कंप्यूटर सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो वो हर एक प्रॉब्लम जिसके लिए आप एल्गोरिथम लिख पा रहे हो, आप उसके लिए प्रोसीजर लिख पा रहे हो, वो आपका ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व करेगा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये थीसिस प्रूव नहीं हुई है कि ट्यूरिंग मशीन ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट इसका कोई भी काउंटर प्रोवाइड नहीं कर पाया कोई, इसीलिए हम अब तक इस थीसिस को वैलिड मान रहे हैं। मतलब देखो क्या लिखा है, दिस थीसिस कैन नॉट बी प्रूवन बट इट्स बिलीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ एविडेंस दैट सपोर्ट्स इट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एविडेंस, जो भी एविडेंस है, वो एविडेंस क्या कह सकते हो आप, कि हर जो प्रॉब्लम आप डिजिटल कंप्यूटर से सॉल्व कर रहे हो वो ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व कर रही है। टिल डेट ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है जो डिजिटल कंप्यूटर से सॉल्व कर रहा है बट ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर रहा है। अगर आज भी आप दे देते हो प्रॉब्लम जो आपका कंप्यूटर तो सॉल्व कर रहा है बट ट्यूरिंग मशीन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो ये थीसिस क्या होगी, रॉन्ग प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव डिवाइस सेवरल अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन बट नन ऑफ देम इज पावरफुल देन ट्यूरिंग मशीन मॉडल। ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव मशीन्स आए, मॉडल्स आए, कुछ नए वर्जन्स आए ट्यूरिंग मशीन के, कि एक टेप यूज करो, मल्टीपल टेप्स यूज करो, किसी ने कुछ बोला कि जो रीड राइट हेडर है उसका 2 वे होना चाहिए, 1 वे होना चाहिए, बट एट दी एंड अल्टीमेटली कोई भी ऐसा ट्यूरिंग मशीन का वर्जन या कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं आया जो ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा पावरफुल हो, या तो उसके सेम पावरफुल है या फिर उसके से कम है, बट उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी अभी तक मशीन या मॉडल नहीं आया, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है एंड में, इसका पूरे का मतलब क्या है कि एनी रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एन इक्विवेलेंट ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेशन, ठीक है। बस ये इतना सा था, बहुत ही सिंपल था, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि मेनली आप बस ये क्या कहना चाहते हैं चर्च जी और आपके ट्यूरिंग जी, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आप अपने डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, और डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो मतलब उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर एल्गोरिथम लिख सकते हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो मान लीजिए मैं एक क्लेम देती हूँ, आपको याद होगा एक बहुत फेमस मूवी आई थी बाहुबली, है ना। उसमें क्या होता है, पार्ट 1 में बाहुबली को कटप्पा मार देता है। तो फॉर एग्जाम्पल जब तक नहीं पता था कि किसने मारा है, तो मैंने एक क्लेम दिया कि बाहुबली को कटप्पा ने मारा, राइट। और आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने कोई और क्लेम दिया कि XYZ किसी और पर्सन ने उसको मारा है, ठीक है। अब लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कि कटप्पा ही जो आपने नाम दिया है, XYZ और कटप्पा दोनों ही सेम है, दोनों की पावर सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या किया, मिलके एक एग्रीमेंट करके एक थीसिस बना ली कि कटप्पा ने ही बाहुबली को मारा, ठीक है। अब किसी ने भी हमारे इस थीसिस के लिए कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट, कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं दिया है। तो अब तक क्या मान के चल रहे हैं कि कटप्पा ने ही बाहुबली को मारा था, ये क्लेम हमारा वैलिड है अब तक, क्योंकि इस किसी ने भी कोई और एविडेंस, कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया है कि हमारी स्टेटमेंट को वो रॉन्ग प्रूफ कर सके, ठीक है।